हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन अपना चल रहा था बच्चों, जिसके अंदर मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का कंसेप्ट आपको बता दिया था। और आज लेंगे अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या इसका मतलब है बच्चों, पहले तो हमें यह पता हो। देखिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और इसके अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर तो हम बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे और बॉडी ग्राउंड पर ही जाकर गिर जाती थी, तो उसको बोलते थे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। यहां पर हम किसी टावर के टॉप से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, वो ग्राउंड पर जाकर गिरेगी, यानी टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी कह सकते हो आप इसको। पर अब इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि आप किसी टावर के टॉप पर खड़े होकर, सपोज ये टावर है h हाइट का, यहां से आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और उसको प्रोजेक्ट किया आपने हॉरिजॉन्टली। बच्चों, आपने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक वेलोसिटी दी है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगी बच्चों। तो यहां से पार्टिकल ऐसे मूव होता हुआ आएगा और ऐसे जाकर ग्राउंड पर गिरेगा। सपोज इस पॉइंट ए पर जाकर गिरा। अगर देखा जाए तो इस पोजीशन से आपने थ्रो किया इसको, तो हॉरिजॉन्टली इतना दूर जाकर गिरा और टॉप से प्रोजेक्ट किया और वर्टिकली ग्राउंड पर आकर गिरा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, इन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी अगर देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर कुछ ऐसा होता था बच्चों। अगर देखा जाए तो टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद वाला कंडीशन जो है वो यही आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, जो दो कॉम्बिनेशन से ये बनेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और आपको पता ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बता दिया गया था, बोथ मोशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसके अंदर भी वही कंडीशन है बच्चों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन, कोई फोर्स काम नहीं करता है, पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, हर इंस्टेंट पर काम करेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन होता है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल मोशन होता है बच्चों ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन होता है। अब जैसा कि आपको वहां भी बताया गया, यहां पर भी बता रहा हूं कि दोनों मोशन जब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको इंडिविजुअली दोनों मोशन को एक साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन में, एक बार वर्टिकल मोशन के अंदर, तो जाकर कहीं आपको रिजल्टेंट मोशन जो मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मिलेगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका पहले हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, एक बार बस कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत है, दोबारा से फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे पहले आप इसका डायग्राम को छोटा सा फिर वापस एक बार बना रहा हूं आपके सामने। इनिशियली आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा, ux जो कि u है, वहां थी u cos थीटा। u cos थीटा क्यों थी वहां? क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता था। पर यहां तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही 0 डिग्री का है। अगर आप उस वैल्यू में थीटा की जगह 0 रख दोगे तो यही आपको मिल जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में, वहां के हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देते हैं तो आपको यहां के सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन की बात करें बच्चों तो 0 है। वही रीजन, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल आपने कंसीडर किया हुआ है।
एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे, जब एक्सेलेरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो ही होगा बच्चों। तो आपको दिख रहा है कि यार इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल में कोई भी वेलोसिटी के फोर्स या एक्सेलेरेशन नहीं है। तो वही इंपॉर्टेंट बात फिर आ गई यहां पर, इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होगा कि यहां देखो चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, कहीं पर भी देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर ही होगी। दो चीजें कैलकुलेट करना वहां सिखाया था स्पेशल पॉइंट्स के माध्यम से, वो दोनों ही पॉइंट यहां पर फिर वापस से ले रहा हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट आफ्टर प्रोजेक्शन, तो वहां का Vx Ux के बराबर था यहां पर भी, पर वहां Ux u cos थीटा था, यहां पर u के बराबर है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बाद किसी भी टाइम पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू गिवन टाइम, तो x इक्वल्स टू ux इंटू टी। वहां पर भी यही कंसेप्ट था, यहां पर भी यही कंसेप्ट है, तो x इक्वल्स टू u इंटू टी हो जाएगा बच्चों। फर्क सिर्फ u cos थीटा का आ रहा है, वहां पर cos थीटा की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू जो कुछ थी, पर यहां cos थीटा मतलब cos जीरो की वैल्यू 1 के बराबर, इसलिए u t के बराबर आएगा। ये यहां का हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ बच्चों। बात करें वर्टिकल मोशन की अब जरा, वर्टिकल मोशन, पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी है बच्चों, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रहेगी। पर हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर इंस्टेंट पर काम करेगा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। g की वैल्यू 9.8 के बराबर, तो ये g जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। तो यहां देखें जरा ध्यान से, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो वो जीरो है। वहां u sin थीटा थी, क्योंकि थीटा 0 डिग्री का अगर हम रख देंगे वहां, तो वहां की वैल्यू में थीटा 0 डिग्री पुट करने पर यहां की वैल्यू तैयार मिलेगी आपको। वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करेंगे बच्चों, तो g होगा जो काम करेगा नीचे की तरफ। वर्टिकल फोर्स की बात करोगे तो mg हो जाएगा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट टर्म है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। पर ध्यान रहे, उन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर uy की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट नोट सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सेलरेशन ay इक्वल्स टू g और g इज कांस्टेंट, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। तो कैसे लगाना होगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vy इक्वल्स टू ay इंटू टी, मतलब कि gt, डायरेक्शन डाउनवर्ड। सेकेंड इक्वेशन sy इक्वल्स टू हाफ ay टी स्क्वायर, यानी कि हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vy स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ay इंटू sy, मतलब कि 2gh। ठीक है, ये सब वेलोसिटी की डायरेक्शन, हालांकि थर्ड इक्वेशन से कभी डायरेक्शन नहीं मिलती है, और मालूम है जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी आकर नीचे ही गिरेगी। ठीक है, तो ये vy भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, पर ध्यान रहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कभी भी डायरेक्शन फाइंड नहीं होती है, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म के अंदर होती है। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में है, तो उससे डायरेक्शन भी फाइंड होगी। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें कुछ इसके स्पेशल पॉइंट्स की। स्पेशल पॉइंट्स, तीन चार पॉइंट है बच्चों इसमें, वहां तो 7-8 पॉइंट आपने पढ़े थे, पर यहां पर आपके पास सिर्फ 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कॉमन है, वेलोसिटी v एट एनी टाइम
एट एनी टाइम टी आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बाद किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी होगी तो आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपको दो डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा बच्चों एक साथ। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहती है, ऐसे गया, मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन यहां पर बनी बच्चों, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी बनेगी टेंजेंशियली ऐसे। अब ये वेलोसिटी ना तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है ना परफेक्ट वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई इसका एंगल बन रहा होगा, सपोज अल्फा। तो आपसे ये v भी पूछा जा सकता है और अल्फा भी पूछा जा सकता है। तो इस वेलोसिटी की कंफर्म है कि दो कंपोनेंट होने हैं बच्चों, एक vx होना है और एक vy होना है, और इन दोनों कंपोनेंट से ही रिजल्टेंट बन रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो v वेक्टर इज इक्वल टू आप लिखोगे vx i कैप प्लस vy j कैप। यही जनरल फॉर्मूला आपने वहां पर भी यूज करा था। vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो vx की जगह तो ux आ जाएगा बच्चों। पर vy किसी भी टाइम पर देखोगे आप तो माइनस gt मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ये लीजिए, ये जनरल फॉर्म के अंदर मैंने आपको वेलोसिटी निकाल कर दे दी है। ux की जगह पर u ही रखना पड़ेगा आपको, तो ui कैप माइनस gt j कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड भी आप आसानी से निकालना जानते हो, अंडर रूट ये यू स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस जी टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको एंगल चाहिए अल्फा तो टेन अल्फा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप करना पड़ेगा, यानी जी टी अपॉन यू करोगे तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन यू हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर जो सवाल आते हैं बच्चों, ये हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही बनता है, ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर जो सवाल बना है वो कैसे बना है मैं आपको बता देता हूं। दो सवाल हम करेंगे इस कंसेप्ट पर, समझिएगा ध्यान से। एक सवाल पूछा गया बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। सवाल ये कि एक एरोप्लेन 98 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है, 98 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है, और इस प्लेन के अंदर से आपने एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया है। जब आपने बॉम्ब को ड्रॉप किया तो उसके पास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड ही आएगी, और ये इस प्रकार से जाकर गिरेगा। और बोला है कि अगर ये बॉम्ब 10 सेकंड के अंदर ग्राउंड पर गिर जाता है तो बताओ ये बॉम्ब कितने एंगल पर टकराएगा, यानी इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल आपसे ये पूछा जा रहा है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है। तो मुझे मालूम है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होने, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बच्चों तो आपको बताइए क्या आएगा, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप आना है। यू 98 है बच्चों, जी की वैल्यू 9.8, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड, जे कैप तो वी वेक्टर इज इक्वल टू बनेगा 98 आई कैप माइनस 98 जे कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी चाहिए तो 98 रूट 2 आ जाएगा बच्चों। इतनी वेलोसिटी से टकराएगी, कितने एंगल पर टकराएगा अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आपको पता ही है जी टी बाई जी यू करने के लिए मैंने बोला है। तो ये भी 98 आएगा, ये भी 98 आएगा, कटकर 1 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये नीट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा हुआ सवाल है कि 10 सेकंड में बॉम्ब कितने एंगल पर जाकर टकराएगा, तो 45 डिग्री के एंगल पर जाकर टकराएगा और इतनी वेलोसिटी से जाकर टकराएगा। ठीक है, एक सवाल ये है। एक और देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, नीट में तो नहीं पूछा गया पर जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए आप इधर, कि एक टावर के टॉप से आपने दो पार्टिकल्स को, पार्टिकल ए को हॉरिजॉन्टली आपने u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, दूसरे पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में, बी पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में u2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। बोला गया कि बताओ आफ्टर व्हाट टाइम देयर वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मुझे मालूम है कि ये पार्टिकल ऐसे जाकर गिरेगा और ये पार्टिकल ऐसे जाकर गिरेगा। टी टाइम के बाद दोनों की कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो बनेगी बच्चों। टी टाइम के अंदर मान लो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया आफ्टर टी सेकेंड, और ये पार्टिकल सपोज यहां पहुंच गया बच्चों टी सेकेंड के बाद।
ये ए से ए डैश पर आ गया, ये बी से बी डैश पर आ गया। इसकी वेलोसिटी सपोज v1 बन गई है बच्चों यहां जाकर, इसकी वेलोसिटी v2 बन गई है यहां जाकर, और ये दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर बोल रहा है। अगर मैं इनके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री का है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो अपने से पूछा गया है कि बताओ कितने टाइम के बाद ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के बाद परपेंडिकुलर हो जाएंगी, मतलब टाइम कैलकुलेट करके देना है। तो मैं अगर v1 की बात करूं बच्चों आपसे, तो ध्यान से देखो, इसको आप कैसे लिखोगे, vx i कैप प्लस vy j कैप। vx की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो u1 राइट साइड पर है तो प्लस में आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है बच्चों, gt के बराबर आती है, तो आपको मालूम है माइनस gt j कैप हो जाएगा। ये तो फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर आ गया टी टाइम के बाद। सेकेंड पार्टिकल की बात करें, मतलब कि आप v2 की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी बच्चों, तो माइनस u2 i कैप, और वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो माइनस gt j कैप, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और सवाल कहता है कि दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो v1 वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू v2 वेलोसिटी, परपेंडिकुलर बोला है आपसे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा बच्चों 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो आई कैप को आई कैप से कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस u1 u2, जे कैप को जे कैप से करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको g स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर बराबर 0। इसको उठा के उधर ले जाइए तो यह बना g स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर u1 u2, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहां से आप अगर निकालोगे t की वैल्यू तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी u1 u2 अपॉन जी स्क्वायर, तो t की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट u1 u2 डिवाइडेड बाय g के बराबर। इतने टाइम के बाद दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, अच्छा सवाल है। हाँ, अगर दोनों को सेम मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया जाता तो यहां u स्क्वायर बन जाता, तो यानी u बाई जी आंसर आ जाता। फिर तो सवाल में ध्यान दीजिएगा, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा, ठीक है, कंसेप्ट कोई बना दे, मान लो u1 और u2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल दे दे आपको, तो वो टाइम की वैल्यू u बाई जी के बराबर आ जाएगी बच्चों। इतने टाइम के बाद दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। चलिए साहब, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, अब 5 पॉइंट है बस यहां पर, वो पांचों पॉइंट आपको समझने हैं जिससे कि ये टॉपिक अपना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, केवल और केवल जेईई मेंस के सिलेबस में है। आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कंसेप्ट को भी समझा दूंगा, पर हमारे कंसेप्ट वो यूजलेस है। सेकंड कंसेप्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट निकालना, ध्यान रखना। मान लो यहां से बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली किसी वेलोसिटी के साथ, और टी टाइम के बाद पार्टिकल यहां इस रेफरेंस पॉइंट ओ से चला और यहां कहीं पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया आपसे। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहां से आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये वेक्टर हमारा ड्रॉ हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल कर देना है मुझे। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का, और ये बनेगा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल कर दे सकते हो। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन जो होगा वही इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो आपने निकालना सीखा है बच्चों, u इंटू टी के बराबर होता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर आया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई बच्चों। किसी भी टाइम पर अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो u इंटू टी के बाद बराबर, और अगर वर्टिकल चाहिए तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। माइनस साइन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट
वो टाइम जिसके अंदर पार्टिकल कंप्लीट मोशन को करता है। तो पार्टिकल को टावर के टॉप से आपने प्रोजेक्ट किया है, यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे जाकर गिरा, तो यहां पॉइंट ओ से लेकर ए तक जितना भी टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो मैंने वहां पर भी आपको स्टैंडर्ड मेथड बताया था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखिए टोटल टाइम में कितना बना है। तो यहाँ एस वाई इक्वस आपको मिला है -12 GT², और एस वाई की जगह होगा टावर की हाइट -h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -12 GT², माइनस से माइनस को उड़ा दो, टी की वैल्यू मिलेगी √2h/g। अरे ये टाइम तो कुछ जाना पहचाना सा दिखता है यार बच्चों, किसी टावर के टॉप से बॉडी को ड्रॉप करने पर भी इतना ही टाइम आता है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड बॉडी बिहेव्स जस्ट लाइक एज ए ड्रॉप्ड बॉडी। कंसेप्ट आपको मिल गया, एक इंपॉर्टेंट बात मिली है ये, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड बॉडी बिहेव्स जस्ट लाइक एज ड्रॉप्ड बॉडी। ड्रॉप्ड बॉडी की तरह बिहेव करती है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको मिल गया है बच्चों, तो ध्यान से देखो, h पता है तो t मिल जाएगा, और t पता है तो h भी मिल जाएगा। चौथे नंबर पर यहां आता है बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, वहां पर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां पर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स बाय पार्टिकल इन होल टाइम, यहां से लेकर यहां तक की रेंज बनेगी बच्चों, ये मुझे निकाल कर देना है। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो x इक्वल्स आपको पता है u इंटू टी। एक्स की जगह पर आप अगर आप बनाओगे तो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा u√2h/g के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हो वहां पर। इस रेंज के फॉर्मूले में सिर्फ 3 चीजें बच्चों, आर यू एच। कभी सवाल में आपको u और h देकर r पूछेगा, कभी r h देकर u पूछेगा, कभी r u देकर h पूछेगा। ठीक है, कुल मिलाकर 3 चीज में से 2 चीज आपको पकड़ा देगा और तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा। जैसे क्या क्या पूछा गया, मैं 1-2 सवाल आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, सवाल देखिएगा। सवाल पूछा गया बच्चों ऐसे कि 2 टॉल बिल्डिंग्स हैं, दोनों टॉल बिल्डिंग्स एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों। 200 मीटर की डिस्टेंस आपको दे रखी है। बिल्डिंग ए है ये बिल्डिंग बी है। बिल्डिंग ए में 60 मीटर हाइट पर एक विंडो है, और बिल्डिंग बी में एक 10 मीटर की हाइट पर एक विंडो यहां है। बोला गया कि विंडो ए से आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, और वो बॉल बिल्डिंग बी की विंडो में जाकर एंटर कर जाती है। तो आपको ये बताना है कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। अब ध्यान से देखो, तो इस बॉल ने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बनाया है बच्चों, वो कितना होगा? 200 मीटर ही होगा। और कितना फॉल हो गई होगी ये, यहां से यहां तक 50 मीटर फॉल हुई होगी बच्चों। 60 ही है, 10 ही है, वही तो 50 ही बनेगा। तो आपको h भी पता है और r भी पता है, तो r इक्वल्स होता है बच्चों u√2h/g। r की जगह पर आप 200 लिख दीजिए, u आपको पता करना है, h की जगह पर 50, g की जगह पर 10, 0 से 0 को उड़ाओ तो u की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय √10। √10 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये बनेगा 10, तो ये 20√10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछा गया ऐसे कि एक 9 पॉइंट हाइट की बिल्डिंग से, 9.8 मीटर हाइट की बिल्डिंग से आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, और बोला कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्ट्राइकिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है और स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बताओ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी क्या होगी? बोले सर इसमें तो केवल एक ही डाटा दे रखा है, आर तो मालूम ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये लाइन क्यों ज्वाइन करवाई है ध्यान से देखो।
ये लाइन ज्वाइन करवाइए कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के दर्शन हो जाए और आपको ये हॉरिजॉन्टल मतलब बेस आपको मिल जाए। तो आपको मालूम है tan 45 इक्वल्स हम लिख सकते हैं बच्चों बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर h है, बेस पर r है। तो यहाँ से r की वैल्यू आपको मिलेगी h अपॉन tan 45। h की वैल्यू है 9.8 मीटर और tan 45 की वैल्यू 1, तो r भी मिलेगा आपको 9.8 मीटर के बराबर। अब आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर तैयार मिलेगा आपको बच्चों। देखो आप r की जगह पर भी 9.8, u की जगह पर u तो निकालना है, h की जगह पर भी 9.8, यहाँ पर भी 9.8, 9.8 से 9.8 गया, u की वैल्यू आपको मिलेगी 9.8 बाई √2, √2 से वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो ये मिलेगा 4.9 √2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्ट्राइकिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन 45 डिग्री का एंगल बना लेगी। चलिए भाई एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है इस पर बेसिक। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, ये एक स्टेयर वे है बच्चों, सीढ़ियां जिसको आप बोलते हो स्टेयर वे, और ये nth स्टेप है उसकी, ठीक है। हर सीढ़ी की हाइट आपको स्मॉल h दे रखी है, स्मॉल h, और विड्थ आपको स्मॉल b दे रखी है। एक बॉल हॉरिजॉन्टली लुढ़कती हुई जाती है u वेलोसिटी के साथ, और यहां से बॉल सीधी nth स्टेप की एज पर जाकर टकराती है। तो आपसे पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स पूछेगा, कितने स्टेप्स क्रॉस कर गई है ये। तो ध्यान से देखो यार, अगर एक स्टेप की हाइट h है बच्चों, तो n स्टेप की टोटल हाइट कितनी बनेगी, nh ऑब्वियसली। तो ये हाइट जो बनेगी बच्चों nh के बराबर बनेगी। अगर एक स्टेप की विड्थ b है तो n स्टेप की टोटल विड्थ क्या बनेगी, nb के बराबर। तो इसकी जो रेंज बनेगी बच्चों वो nb के बराबर बन जाएगी। बस हो गया सवाल। फॉर्मूला आपको मालूम है r इक्वल टू u अंडर √2h/g आता है बच्चों। r की जगह पर आप nb पुट कीजिए, h की जगह पर आप nh पुट कर दीजिए, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो n स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2nh/g। एक n से एक n को मार दीजिए और n निकाल दीजिए, 2u स्क्वायर h अपॉन जी बी स्क्वायर। इस पर बेस एक बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया था बच्चों। h की वैल्यू दे रखी थी, b की वैल्यू दे रखी थी, u की वैल्यू दे रखी थी, और आपसे पूछा कितनी स्टेप क्रॉस कर जाएगा। उसको सॉल्व करने पर आंसर आता था 3.4। उसको सॉल्व करने पर n की जगह u की जगह h की जगह पर वैल्यू रख दी तो n की वैल्यू आती है 3.4। अब ऑप्शन जो थे वो 3.4 तो था नहीं, ऑप्शन था 3, 4, 5, 2 ऐसे था। तो बच्चों का 3.4 है तो 0.5 से भी कम है तो 3 पर टिक करके आ गए। अरे 3.4 का मतलब क्या है कि 3 से तो ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा, इसका मतलब 3 स्टेप तो उसने पूरी तरीके से पार कर लिया, चौथी स्टेप पर जाकर वो 0.4 सेंटीमीटर को क्रॉस कर पाया है। इसका मतलब है 4 स्टेप बोलेंगे अपन उसको। 3 से थोड़ा भी, अगर 3.1 है तब भी 4 आंसर जाएगा, 3.9 है तब भी 4 आंसर जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको हमेशा कि डेसिमल में अगर आंसर आता है तो अगले वाला नंबर पर ही आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। इसमें लास्ट चीज बची बच्चों ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है देख लीजिए आप इधर। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था बच्चों, पाथ इक्वेशन होता है या रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन देखेंगे आप इसकी, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जिसको आप पाथ इक्वेशन के नाम से भी जानते हो, और पाथ इक्वेशन का मतलब बताया था बच्चों रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी के साथ, ऐसे गए, t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है। मान लो कि t टाइम के बाद पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका ये है x कोऑर्डिनेट और यह है इसका y कोऑर्डिनेट। तो मुझे मालूम है x की वैल्यू तो u इंटू टी के बराबर बनने वाली है और y की वैल्यू -12 के बराबर बनने वाली है बच्चों, क्योंकि u y तो 0 है। दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है और आपको कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। तो मैंने कहा था कॉमन फैक्टर जो भी होगा उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आप t की वैल्यू निकालेंगे, x/u आएगा और उसको उठाकर यहां रख दीजिए। तो y इक्वल टू -g/2 और यहाँ पर x/u का स्क्वायर कर दीजिए। तो y इक्वल टू मिलेगा -gx² अपॉन 2u² के बराबर।
ये यहां की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होगी बच्चों। और अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की आपको पता हो तो कुछ ऐसे थी बच्चों, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया था। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर भी थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं बच्चों, तो आपको यहां की इक्वेशन मिल जाती है माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर के बराबर। क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर मिलेगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की अगर आपको पता है इक्वेशन, तो उसमें आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दीजिएगा, तो आपको यहां की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो भी पूरा होता है। अब एक दो सवाल और मैं करवा देता हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, कि एक पार्टिकल को आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, ना थीटा दिया ना यू दिया, बस ये बोला कि एक टावर के टॉप को T1 टाइम में टच करता है और दूसरी साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में T2 टाइम में ग्राउंड पर जाकर गिर जाता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम तो दिया गया T1 और यहां से लेकर यहां तक का टाइम दिया T2, और बोला गया कि इस वॉल की हाइट कैलकुलेट करके दीजिए। बड़ा प्यारा सवाल, न थीटा ने यू, बच्चा समझ ही नहीं पाया क्या करूं, हाइट निकालनी है। तो ध्यान से देखो, बोले हाइट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो T1 टाइम के अंदर कवर हुआ है। तो अपने को मालूम है एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपन करते हैं बच्चों, पर यू वाई नहीं है। अब यू वाई में लाऊं कहां से, टाइम तो मुझे मालूम है T1 की टाइम के अंदर ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h बनाया है। तो ध्यान से देखो, दोनों टाइम अगर मिल जाएं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट बना देंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 uy बाई जी होता है। तो यहां से आप uy की वैल्यू निकालोगे, g बाई 2 इंटू T1 प्लस T2 मिल जाएगा बच्चों। बस इस uy की वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए, टाइम की जगह T1 कर दीजिए। uy की जगह रखना पड़ेगा g बाई 2 इंटू T1 प्लस T2, टाइम की जगह T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, ब्रैकेट को एक्सटेंड कीजिए, g बाई 2 T1 को अंदर T1 से मल्टीप्लाई करोगे तो g बाई 2 T1 स्क्वायर मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 बाई 2 जी T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, ये कट जाएगा और h की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों हाफ जी T1 T2 के बराबर। बड़ा ही अच्छा सवाल, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है, पर बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था ये। चलो एक और सवाल करके देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा पूछा गया, थ्योरेटिकल सवाल की फॉर्म में दिया गया बच्चों ये सवाल, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया था ये सवाल। क्या सवाल था देखिए इधर, सवाल कुछ ऐसे था बच्चों, डायग्राम आपको दिया था, ऐसे दिया, तीनों पार्टिकल की हाइट तो सेम दी है उसने, पर तीनों पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर ध्यान से देखो तो अलग अलग होगा, और तीनों की रेंज भी अलग अलग होगी। यहां बोला पार्टिकल ए है, यहां बी है, यहां सी है। तो पूछा गया था कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले में दिया गया कि इन सबके टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, दूसरे में बोला गया कि सी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा, तीसरे में बोला गया कि सी पार्टिकल का प्रोजेक्टेड वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, चौथे में बोला गया कि ऑल ऑफ द अबव सब करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, यहां H जो है वो कॉमन है तीनों पार्टिकल्स के लिए, H जो है वो सेम फॉर ऑल, और मुझे मालूम है कि H जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू uy स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि अगर H सबका सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट सबका सेम होगा, यानी पार्टिकल A का वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, पार्टिकल B का वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, पार्टिकल C का वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट सबका सेम होगा। अब वी नो दैट कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू uy।
अब ui अगर सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका सेम होगा, तो देयरफॉर TA इक्वल्स टू TB इक्वल्स टू TC, टाइम ऑफ फ्लाइट ही सबका सेम होगा। पर मुझे यह भी मालूम है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है बच्चों वो होता है UX इंटू T के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो सबका सेम है, इसका मतलब रेंज जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू UX होगी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया सबके लिए। तो ये भी दिख रहा है कि RC की वैल्यू RB से ज्यादा है, RB की वैल्यू RA से ज्यादा है। रेंज सबसे ज्यादा C की है, उससे कम B की है, उससे कम A की है, तो सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी? C की। तो इसका मतलब देयरफॉर UX ऑफ C इज ग्रेटर देन टू UX ऑफ B इज ग्रेटर देन टू UX ऑफ A। तो ये हमारा दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले मैं बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम, बिल्कुल सेम। दूसरे बोला था कि C का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट सबसे बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। अब प्रोजेक्टेड स्पीड जो होती है बच्चों, प्रोजेक्टेड स्पीड वो दो कंपोनेंट का खेल होता है इसमें, √UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर, यही होता है। अब UY सबका सेम है तो UY से तो इफेक्टेड होगा ही नहीं, UX सबका अलग अलग है, तो जिसका UX बड़ा होगा उसी की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि UC इज ग्रेटर देन टू UB इज ग्रेटर देन टू UA होगा बच्चों। यानी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ द अबव हमें आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। और देखो सवाल आपको ऐसे दिया गया, एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया U वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस दूर एक दूसरा पार्टिकल है B, जिसको आपने U बाई √3 से प्रोजेक्ट किया और 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया। तो पूछा कि बताओ दोनों कितने टाइम के बाद दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 तो तभी होगा जब दोनों मिल जाएंगे। तो ये इधर से गया बेटा, ये इधर से आया और दोनों मिल गए मान लो यहां पर। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखोगे आप तो U cos 60 होगा बच्चों, यानी कि U/2 आएगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो U/√3 cos 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 आती है, तो मतलब ये भी U/2 आएगा। अब मुझे मालूम है यार कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलेरेशन को चेक कर लो आप तो वो 0 आएगा। और जब रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 होता है तो हम कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों V रिलेटिव इक्वल्स टू D रिलेटिव अपॉन टाइम का। पर ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना, ध्यान रखना। V रिलेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी, U/2 प्लस U/2। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में x अपॉन T, तो ये U बन गया। तो यहां से T जब आप कैलकुलेट करोगे तो x/U टाइम के अंदर इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके के सवाल यहां पर बना करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों यहां खत्म होता है और अगली क्लास के अंदर अब हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।